मैं सोफे पर बैठा था, हाथों में झो चेंगतुआन की प्रेगनेंसी जांच रिपोर्ट कसकर पकड़ी हुई थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, उसकी वृद्धि सामान्य है। लेकिन फिर भी बैन निंगबिंग ने जी बोर्ड की बकवास बातों पर भरोसा कर लिया और 8 महीने के बच्चे को गिरा दिया। तभी फोन पर जी बोर्ड की सोशल मीडिया पोस्ट उभर आई। दीदी को एक बड़े गड्ढे में गिरने से बचा लिया, बहुत खुश हूँ दिल। फोटो में बैन निंगबिंग का चेहरा थोड़ा कमजोर लग रहा था। वह कैमरे की ओर आंख मार रही थी, मगर उसकी आंखों में छिपी नरमी और मिठास किसी से नहीं छिप रही थी। इस बार मैंने शांतिपूर्वक फोन बंद कर दिया। ना मैंने चीख कर सवाल किए, ना ही उससे हिस्टीरिया की तरह बहस की। मैं समझ चुका था, मेरे और बैन निंगबिंग के रिश्ते का अंत हो चुका है। बैन निंगबिंग 5 दिन बाद घर लौटी। अगर पहले की बात होती तो मैं पागलों की तरह उसे फोन करता रहता, उसकी हालत पूछता, डरता कि कहीं बाहर उसे कोई खतरा न हो जाए। लेकिन अब मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस हल्के से कहा, आ गई तुम। इतना कहकर मैं फिर खाना खाने लगा। मेरी बेरुखी देखकर बैन निंगबिंग साफ नाराज हो गई। वह कमर पर हाथ रखकर दरवाजे पर खड़ी हुई और गुस्से में बोली, फोंग युआन, अभी तक मेरे जूते बदलने नहीं आए, किस बात का इंतजार कर रहे हो? हाँ, मैं बैन निंगबिंग का हर छोटी बड़ी बात में ख्याल रखता था, यहाँ तक कि ऐसे मामूली काम भी मैं उसे खुद नहीं करने देता था। लेकिन वह पहले वाला फोंग युआन था। मैंने नूडल्स का आखिरी निवाला निगला और शांत स्वर में कहा, हाल में मेरी कमर में दर्द रहता है, आपसे ये सब काम तुम खुद कर लिया करो। फोंग युआन, तुम्हें पता भी है मैं अभी। बैन निंगबिंग अचानक चुप हो गई। उसे याद आ गया, जिस बच्चे को वह जन्म देने वाली थी, उसे वह खुद अपने हाथों से मार चुकी है। मैंने उसकी खाली हो चुकी कोख पर एक शांत नजर डाली, कुछ नहीं कहा, फिर चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन समेटने लगा। बैन निंगबिंग रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर अजीब नजरों से मुझे देखने लगी। बच्चा मर गया, लेकिन तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, बच्चा तुम्हारे पेट में था, उसकी जिंदगी और मौत का फैसला भी तुम्हारा था। अगर तुम उसे नहीं चाहती थी तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। मेरी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन सिर्फ मैं जानता था, इस वक्त मेरा दिल खून रो रहा था। मैं इस बच्चे को दुनिया में सबसे ज्यादा लाना चाहता था, लेकिन मैं ये भी जानता था, जिस बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिलता उसकी पूरी जिंदगी कितनी दर्दनाक होती है। मैं हर दिन उसके लिए प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में उसे एक पूरा और प्यार भरा परिवार मिले। बैन निंगबिंग का स्वर थोड़ा नरम पड़ गया। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चा जन्म से विकृत था, मजबूरी में मुझे गर्भपात कराना पड़ा। ठीक है, मेरे सपाट जवाब से वह चिढ़ गई। उसने मेरा बाजू पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ घुमाया। ये कैसा रवैया है तुम्हारा? मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हें पता भी है अगर जी बोर्डर ना होती तो मेरे पेट का आकार देखकर हमें कभी पता ही नहीं चलता कि बच्चा विकलांग पैदा होगा। मुझे अचानक हंसी आने लगी। 8 महीने की प्रेगनेंसी, हर रिपोर्ट सामान्य, यहाँ तक कि डॉक्टर भी कहते थे कि बच्चा किताबों जैसा स्वस्थ है। लेकिन बैन निंगबिंग ने डॉक्टरों की बात पर भरोसा नहीं किया। उसे भरोसा हुआ तो जी बोर्डर जैसी इंसान की बातों पर, जिसकी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार तक नहीं था। और सबसे मजेदार बात, जी बोर्डर को आखिर इतनी बारीकी से बैन निंगबिंग के पेट के आकार का पता कैसे था? पिछले साल जब बैन निंगबिंग ने नियम तोड़कर एक मामूली कॉलेज से पढ़े जी बोर्डर को अपना असिस्टेंट रखा था, तब से वह धीरे धीरे बदलने लगी। पहले उसे पारिवारिक दावतों में ले जाना, फिर उसके साथ विदेश में न्यू ईयर मनाना, और अब हमारे बच्चे को खत्म कर देना। बैन निंगबिंग ने हमारे कभी खुशहाल घर को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। लेकिन अब मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता था। वो किस पर विश्वास करे, क्या करना चाहती है, यह उसकी आजादी थी। मुझे अब दखल देने का कोई हक नहीं था। मैंने धीरे से अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ाया। सच में, जी बोर्डर का बहुत बड़ा एहसान है। फोंग युआन, क्या तुम ये बचकानी नाराजगी बंद नहीं कर सकते? बैन निंगबिंग थकी हुई आवाज में बोली, तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जी बोर्डर ने जो किया हमारे भले के लिए किया, तुम उसकी नीयत को क्यों नहीं समझ सकते? मैंने शांत नजरों से उसकी ओर देखा। निंगबिंग, मैं सच में नाराज नहीं हूँ, और मैं सच में जी बोर्डर का शुक्रगुजार हूँ। उसने तुम्हारे और मेरे बीच बची आखिरी भावना भी खत्म कर दी। बैन निंगबिंग ने मुझे शक भरी नजरों से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सचमुच झगड़ा नहीं कर रहा, तो उसने फिर कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नूडल्स बना दो। सॉरी, मुझे काम है, तुम खुद बना लो। क्या? मैंने उसकी बात अनसुनी की, दीवार पर टंगी जैकेट उठाए और बाहर निकलने लगा। बैन निंगबिंग बेचैनी से मेरे पीछे आई। तुम मेरे लिए खाना नहीं बना रहे? फिर कहाँ जा रहे हो? मैंने दरवाजा खोलते हुए कहा, चेनजे से मिलने। दरवाजा बंद होते ही पीछे सिर्फ बैन निंगबिंग की चीखती आवाज रह गई। बैन निंगबिंग हमेशा चेनजे को नापसंद करती थी, क्योंकि उसकी नजर में चेनजे गरीब परिवार से था। वह सोचती थी कि ऐसे लोगों से दोस्ती करने से अच्छा है अमीर घरानों के लड़कों से संबंध बनाए जाएं, ताकि उसकी कंपनी को फायदा हो। लेकिन उसे क्या पता था, जिस इंसान को वह कभी नीचा समझती थी, आज वही एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है, और अब वह उसकी सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी भी था। मैं और चेनजे एक बार में मिले। अफसोस, मेरी पेट की बीमारी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए शराब की जगह मुझे जूस से काम चलाना पड़ा। असल में हमारी यह मुलाकात सिर्फ शराब पीने के लिए नहीं थी, बल्कि काम की बात करने के लिए भी थी। चेनजे ने अमेरिका में एक नई कंपनी खोली थी। उस समय चेनजे की कंपनी को लोगों की बहुत जरूरत थी। असल में वह 1 साल पहले ही चाहता था कि मैं अमेरिका जाकर उसकी मदद करूं, लेकिन बैन निंगबिंग की वजह से मैंने कभी हामी नहीं भरी। जब चेनजे को पता चला कि मैंने आखिरकार अमेरिका आने के लिए हाँ कर दी है, तो वह खुशी से कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया। फिर मुस्कुराकर बोला, जल्दी मत कर, निंगबिंग का पोस्टमार्टम रिकवरी पीरियड खत्म हो जाए फिर आ जाना। लेकिन क्या निंगबिंग मान जाएगी? मैं हल्का सा मुस्कुराया। बैन निंगबिंग कभी नहीं मानेगी। वह एक वर्कaholic औरत थी, लेकिन सिर्फ खुद के लिए। उसे खुद काम करना पसंद था, मगर मुझे काम करने की इजाजत नहीं थी। वह हमेशा कहती, मैं इतना कमा लेती हूँ कि तुम्हें आराम से पाल सकूं, तुम्हें बस घर पर रहकर मेरा ध्यान रखना है। साफ शब्दों में कहें तो मैं उसका 24 घंटे का मुफ्त नौकर था। ऊपर से देखने पर मैं आजाद लगता था, लेकिन असल में मैं बैन निंगबिंग के पिंजरे में बंद एक ऐसा पालतू कुत्ता था, जिसे कोई इज्जत नहीं देता। उसकी कंपनी के कर्मचारी मुझे घर अजमाए और बीवी के पैसों पर पलने वाला आदमी कहते थे। उसकी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाकर मुझे आदर्श गृहिणी बुलाती थीं। पहले मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस इतना सोचता था कि जब तक बैन निंगबिंग मुझसे प्यार करती है, बाकी सब मायने नहीं रखता।
लेकिन अब सोचता हूँ, अगर वह सच में मेरी थोड़ी भी इज्जत करती तो ऐसी घटिया बातें मेरे कानों तक कभी पहुंचती ही नहीं। इसलिए इस बार मैंने तय कर लिया था कि अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। जब मैं रात 1 बजे घर लौटा तो अंदर घुसते ही देखा कि जी बोर्डर बैन निंगबिंग को खाना खिला रहा था। जी बोर्डर ने मुड़कर मुझे नमस्ते की। उसके चेहरे पर शिष्टाचार था, लेकिन आंखों में जीत का घमंड साफ झलक रहा था। भैया आप आ गए। निंगबिंग दीदी का अभी अभी एबॉर्शन हुआ है, शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। मुझे चिंता थी, इसलिए खास तौर पर देखने आ गया। उसने जानबूझकर एबॉर्शन शब्द पर जोर दिया। उसके लहजे का मतलब साफ था, मैंने सिर्फ कुछ बातें कही और तुम्हारी पत्नी ने खुद तुम्हारे बच्चे को मार दिया। आज खास तुम्हारा तमाशा देखने आया हूँ। लेकिन मेरे दिल में अब कोई लहर नहीं उठी। मैंने बस शांत स्वर में कहा, तुम्हें तकलीफ हुई जी बोर्डर। मेरी बात खत्म होते ही बैन निंगबिंग ने अचानक मेज पर रखा गिलास उठाकर मेरे सिर पर दे मारा। फोंग युआन, तुम खुद मेरे लिए खाना नहीं बना रहे और अब जी बोर्डर को भी रोक रहे हो। तुम उसका शुक्रिया नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन इस तरह ताने मारने का क्या मतलब है। जी बोर्डर तुरंत मासूम बन गया। उसने बैन निंगबिंग की पीठ थपथपाई। निंगबिंग दीदी गुस्सा मत होइए, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। फिर उसने बनावटी उदासी से मेरी ओर देखा। अगर फोंग भैया मुझे पसंद नहीं करते तो मैं चला जाता हूँ। बैन निंगबिंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। आज से तुम यहीं रहोगे। मैं देखती हूँ कौन तुम्हें निकालता है। वह गुस्से से मुझे घूर रही थी, मानो मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँ। उसी वक्त मेरे माथे से खून बहने लगा। जी बोर्डर ने नकली चिंता जताई। अरे निंगबिंग दीदी, फोंग भैया के सिर से खून निकल रहा है, उन्हें अस्पताल ले जाएं क्या। बैन निंगबिंग की आंखों में पल भर के लिए नरमी आई, लेकिन तुरंत गायब भी हो गई। छोड़ो भी, इतना बड़ा आदमी है, थोड़ी चोट लगी तो क्या हुआ। मैंने चुपचाप माथे का खून पोंछा और शांत स्वर में कहा, तुम लोग आराम से बात करो, मैं परेशान नहीं करूंगा। बैन निंगबिंग ने मुझे शक भरी नजरों से देखा। आखिर खुद को रोक नहीं पाई। फोंग युआन, मैं आधी रात को जी बोर्डर के साथ अकेली हूँ और तुम्हें जरा भी जलन नहीं हो रही। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जलन मुझे क्यों होगी, असल में मैं तो खुश था कि शायद उसे आखिर अपना सच्चा प्यार मिल गया, क्योंकि हमारा विवाह शुरू से ही सिर्फ एक समझौता था। उसी समय जी बोर्डर ने पानी डालते हुए जानबूझकर अपना हाथ जला लिया। वो दर्द का नाटक करते हुए कराहने लगा और बड़ी मासूम आंखों से बैन निंगबिंग को देखने लगा। बैन निंगबिंग तुरंत घबरा गई। बोर्डर, डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। वह तुरंत उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। मैं उनकी पीठ देखकर हंस पड़ा। हमारे घर में हमेशा तापमान नियंत्रित गर्म पानी आता था। पानी का तापमान कभी 55 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। ऐसे में हाथ जलना लगभग नामुमकिन था। सच ही कहते हैं, प्यार में पड़ी औरत की अक्ल खत्म हो जाती है। उस रात मुझे बहुत सुकून की नींद आई। अब मुझे हर रात देर से घर लौटने वाली बैन निंगबिंग की चिंता नहीं करनी थी। वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। अगली सुबह मैं पूरी तरह तरोताजा उठ गया। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और आराम से खाने लगा। तभी बैन निंगबिंग कमरे से बाहर आई। फोंग युआन, मेरा नाश्ता कहाँ है। वो हमेशा की तरह रानी की तरह ऊंचाई से मुझे देख रही थी। मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया, सॉरी, मुझे लगा जी बोर्डर तुम्हारे लिए बना देगा। बैन निंगबिंग भड़क गई। फोंग युआन, कल रात मैं बस गुस्से में बोल रही थी। मैं सच में किसी कर्मचारी को घर में कैसे रख सकती हूँ। तुम भी ना इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो। मैं मन ही मन हंस पड़ा। वो जी बोर्डर को घर में इसलिए नहीं रख रही थी क्योंकि उसे डर था कि लोगों को पता चला तो उसकी बदनामी होगी। लेकिन मेरे माथे की चोट लोगों को दिखे या नहीं, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, समझ गया। बैन निंगबिंग लगातार मुझे घूरती रही, जैसे मेरे मन को पढ़ना चाहती हो। अचानक उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। फोंग युआन, अभी भी मानोगे नहीं कि तुम मुझसे नाराज हो। तुमने जानबूझकर अपने घाव पर पट्टी नहीं बांधी ताकि मैं नोटिस करूं, है ना। ठीक है, मानती हूँ कल रात मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी बचकानी हरकत करके मेरा ध्यान खींचो। इतना कहकर वह मेरी ओर बढ़ी। वह मेरे घाव की तरफ बढ़ी, शायद पट्टी करना चाहती थी, लेकिन मैं उठकर सीधे रसोई में चला गया। निंगबिंग, तुम खुश रहो, तुम मेरे बारे में जैसा चाहो सोच सकती हो। यह पहली बार था जब मैंने बैन निंगबिंग की नजदीकी से खुद को पीछे खींच लिया, और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह हमेशा से यही चाहती थी कि मैं उसकी हर बात मानूं। मेरे विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता था। जब उसने देखा कि मैं अभी चुपचाप बर्तन धो रहा हूँ और उसे मनाने या माफी मांगने का कोई इरादा नहीं रखता, तो वह गुस्से से दरवाजा पटक कर बाहर निकल गई। जाते जाते उसने ठंडी आवाज में कहा, फोंग युआन, हिम्मत है तो जिंदगी भर मुझसे बात मत करना। उसके जाने के बाद भी मैं खाली नहीं बैठा। मैंने सारे जरूरी दस्तावेज समेटे और विदेश जाने की प्रक्रिया शुरू करने निकल पड़ा। साथ ही चेनजे से तलाक के बारे में सलाह भी ली। आखिर उससे इस मामले का अनुभव था। फोन के दूसरी तरफ से चेनजे लगभग चीख पड़ा, क्या तू बैन निंगबिंग से तलाक लेना चाहता है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? फोंग युआन, तू बैन निंगबिंग का हाथ छोड़ देगा? हाँ, फोंग युआन बैन निंगबिंग का हाथ कैसे छोड़ सकता था? वह लड़की थी जिसे मैंने पूरे 12 साल दिल से चाहा था। हाई स्कूल से लेकर आज तक मेरे दिल की हर धड़कन उसी के लिए थी। वह आसमान की राजकुमारी जैसी थी और मैं जानता था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी समानांतर जिंदगियां कभी एक दूसरे से टकराएंगी, लेकिन 5 साल पहले हुई एक क्लास रियूनियन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात बैन निंगबिंग ने बहुत शराब पी रखी थी और वह खुश भी नहीं लग रही थी। तभी मुझे दोस्तों से पता चला, अगर वह 1 साल के भीतर शादी नहीं करती तो कंपनी की विरासत उसके पिता और उनकी दूसरी औरत के बेटे को मिल जाएगी। के टीवी के धुंधले अंधेरे में बैन निंगबिंग अकेली कोने में बैठकर शराब पी रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और वह बेहद टूटी हुई लग रही थी। मैं जानता था कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैंने अचानक उसका शराब का गिलास छीन लिया और धीरे से कहा, शायद एक टॉफी खाने से थोड़ा अच्छा महसूस हो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। मेरी हथेली पर अकेली पड़ी थी एक स्ट्रॉबेरी कैंडी। उम्मीद है आज रात किस्मत की देवी तुम पर थोड़ा मेहरबान हो जाए। बैन निंगबिंग ने आलस भरी नजरों से मेरी ओर देखा, फिर अचानक मुस्कुरा दी। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी हथेली पर हल्के से फिसली। उसे एक स्पर्श से जैसे बिजली मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई।
मैं पूरी तरह घबरा गया था। वह मेरे कान के पास झुककर धीमी भारी आवाज में बोली, हिम्मत है अभी मेरे साथ जाकर शादी रजिस्टर कराने की। उस पल मेरे दिमाग में जैसे आतिशबाजी फूट पड़ी। लग रहा था सचमुच किस्मत की देवी मुझ पर मुस्कुरा दी है। मुझे नहीं पता था कि उसकी बात में कितना सच था और कितना मजाक। मैं बस इतना जानता था, जिस औरत से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वह अब मेरी पत्नी बनने वाली है। और उस पल मुझे लगा, अब जिंदगी में मर भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं रहेगा। मैं होश में लौटा और चेनजी को शांत स्वर में उस दिन की पूरी बात बता दी। जब बैन निंगबिंग ने गर्भपात करवाया था, ये दर्द बहुत दिनों से मेरे सीने में दबा हुआ था। आज पहली बार लगा कि मैं उसे थोड़ा बाहर निकाल पा रहा हूँ। फोन के दूसरी तरफ फिर चेनजी की चीख सुनाई दी, फोंग युआन डर मत, मैं तुझे सबसे अच्छा तलाक वकील दिलाऊंगा। बैन निंगबिंग को छोड़ दे, अब हमें उसकी जरूरत नहीं। मैं सच में चेनजी का आभारी था, क्योंकि मुश्किल वक्त में साथ देने वाला रिश्ता बहुत दुर्लभ होता है। बैन निंगबिंग कई दिनों तक घर नहीं लौटी, और सच कहूं तो मुझे इससे राहत ही महसूस हुई। फिर उससे मुलाकात हुई हमारी हाई स्कूल रियूनियन पार्टी में। जैसे ही मैं प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ, मेरी नजर सबसे पहले मुख्य सीट पर बैठी बैन निंगबिंग पर पड़ी, और उसके बगल में जी बोर्डर था। मुझे हैरानी नहीं हुई, लगता था अब वह हर जगह जी बोर्डर को साथ लेकर जाती है। सचमुच दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते थे। बैन निंगबिंग ने मुझे देखा तो जानबूझकर और सीधी होकर बैठ गई। शायद इंतजार कर रही थी कि मैं पहले की तरह खुद जाकर उसके पास बैठूं। लेकिन मैंने उसे पूरी तरह अनदेखा किया। मैं जाकर उससे सबसे दूर वाली सीट पर बैठ गया। जी बोर्डर ने मुझे देखकर चुनौती भरी मुस्कान दी, फिर जानबूझकर अपना बायां हाथ उठाया। उसकी उंगली में कपल रिंग चमक रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं पास बैठे पुराने दोस्तों से हंसते बोलते बातें करने लगा। बैन निंगबिंग बचपन से घमंडी स्वभाव की थी, इसलिए उसकी दोस्ती भी ज्यादा लोगों से नहीं थी। कोई उसके पास जाकर बात नहीं कर रहा था। जब उसने मुझे बाकी लोगों के साथ हंसते देखा, तो उसका चेहरा और काला पड़ गया। खाने के दौरान मेरा फोन लगातार बजता रहा। सारे मैसेज बैन निंगबिंग के थे, मेरे पास क्यों नहीं बैठे। मैं बोर्डर को सिर्फ दुनिया दिखाने लाई हूँ, क्या इतनी सी बात पर तुम्हें दिक्कत है। सिर्फ आधे घंटे में उसने मुझे जितने मैसेज भेजे, शायद पिछले 5 साल में भी इतने नहीं भेजे थे। फिर एक नया मैसेज आया, अगर तुम इतने ही जिद्दी हो तो तलाक ले लेते हैं। मैंने आंख उठाकर देखा, बैन निंगबिंग की आंखों में एक अजीब भरोसा था। उसे पूरा यकीन था कि मैं कभी उससे तलाक नहीं लूंगा। उसे लगा होगा कि पिछली बार की तरह मैं फिर उसके आगे झुक जाऊंगा, माफी मांगूंगा, उसे मनाऊंगा। लेकिन इस बार मैंने तुरंत सिर्फ एक शब्द भेजा, ठीक है। अचानक धड़ाम, उसके हाथ का गिलास जमीन पर टूट गया। बैन निंगबिंग का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। जब उसे यकीन हो गया कि मैंने सच में ठीक है लिखा है, तो वह सबकी नजरों की परवाह किए बिना मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अगले ही पल उसने मुझे अपनी कार में धक्का देकर बैठा दिया। वो खुद अंदर बैठने ही वाली थी कि पीछे से जी बोर्डर की दर्द भरी आवाज आई, आह निंगबिंग दीदी। शायद मेरा पैर मुड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप पहले फोन भैया को मना लीजिए, आप दोनों का मामला ज्यादा जरूरी है। मैं कार में बैठा ये तमाशा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इस बार भी बैन निंगबिंग बिना सोचे जी बोर्डर को ही चुनेगी। और सच में ऐसा ही हुआ। मैं वहां पूरे 1 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा। इतनी ठंड थी कि मेरे शरीर की संवेदना तक खत्म होने लगी। फिर मैंने जी बोर्डर की नई पोस्ट देखी। बैन निंगबिंग उसके साथ लग्जरी शॉपिंग कर रही थी, लेकिन अब मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। उसने इससे भी बुरी चीजें की थी, ये तो कुछ भी नहीं था। मैं घर लौटा और अपने लिए गर्म मीठे नूडल्स बनाए। धीरे धीरे मेरे शरीर में गर्माहट लौट आए। कुछ देर बाद बैन निंगबिंग भी घर आ गई। मुझे देखकर वह थोड़ी चौंकी। स्पष्ट था वह पूरी तरह भूल चुकी थी कि उसने मुझे वहां इंतजार करने को कहा था। उसके चेहरे पर हल्की झिझक आई। फिर उसने एक बैग मेरी ओर बढ़ाया। अंदर एक बेहद महंगा ऊनी स्कार्फ था। ये पहली बार था जब उसने मुझे कोई तोहफा दिया था। लेकिन मुझे उनसे एलर्जी है, ये तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट है, बैन निंगबिंग ने धीमे से कहा। लेकिन मेरा जन्मदिन तो 1 हफ्ता पहले ही गुजर चुका था। ये कैसा जन्मदिन का तोहफा था। मैंने धीरे से बैग उसकी ओर वापस सरका दिया। थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। बैन निंगबिंग की उंगलियां अचानक बैग पर कस गईं। फोंग युआन, आखिर तुम कब तक ये ड्रामा करोगे। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, जी बोर्डर सिर्फ मेरा कर्मचारी है, क्या तुम्हें उससे भी जलन होती है। मैंने हल्की नजर उसकी अनामिका पर डाली। वहां वही अंगूठी चमक रही थी, जो बिल्कुल जी बोर्डर की उंगली वाली रिंग जैसी थी। मैं शांत स्वर में बोला, अब जब कपल रिंग तक पहन ली है, तो कम से कम उसके प्रति जिम्मेदार तो रहो। एक पल में बैन निंगबिंग का चेहरा लाल पड़ गया। मैं जानता था जब भी वह घबराती थी ऐसा ही होता था। ये बस जी बोर्डर ने मजाक में खरीदी थी, तुम गलत मत समझो। मैंने बेपरवाही से सिर हिला दिया। सच कहूं तो अब मुझे उसके और जी बोर्डर के रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस एक चीज चाहता था कि हमारा तलाक शांति से हो जाए। मैंने पहले से तैयार किया हुआ तलाक का एग्रीमेंट उसके सामने रख दिया। घर और पैसे में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो साइन कर दो। बैन निंगबिंग अविश्वास से मुझे देखने लगी। फोंग युआन, तुम सच में तलाक लेना चाहते हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तलाक में भी क्या कोई मजाक करता है, या तुम्हें लगा था कि तुम बस यूं ही कह दो और मैं उससे गंभीरता से नहीं लूंगा। बैन निंगबिंग अपनी गहरी आंखों से मुझे घूरती रही, फिर अचानक तिरस्कार से हंसी। फोंग युआन, मुझे नहीं पता था कि तुम दूर भागो ताकि सामने वाला पीछा करे वाला खेल भी खेलने लगे हो। लेकिन अफसोस, मैं इस चाल में नहीं फंसने वाली। इतना कहकर उसने तलाक के कागज मेरे चेहरे पर फेंके और दरवाजा पटक कर चली गई। उसके बाद वह फिर कई दिनों तक घर नहीं लौटी। सच कहूं तो अब मैं थोड़ा बेचैन होने लगा था, क्योंकि अमेरिका जाने में 1 महीने से भी कम समय बचा था। मैं चाहता था कि विदेश जाने से पहले ये सारा गंदा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाए। फिर एक रात मुझे बैन निंगबिंग की दोस्त ली रुयान का मैसेज आया, फोंग युआन, जल्दी अस्पताल आओ, निंगबिंग को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। मैंने जवाब नहीं दिया, सीधे वह मैसेज जी बोर्डर को फॉरवर्ड कर दिया। आखिर उसके रहते बैन निंगबिंग का ख्याल मुझसे बेहतर कौन रख सकता था। और सच में अगले ही दिन बैन निंगबिंग घर लौट आए। मैंने फिर से तलाक के पेपर उसके सामने रख दिए। उम्मीद थी कि इस बार वह जल्दी साइन कर देगी, लेकिन उसने कागज फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिए। फिर एक अजीब सी बात कही, फोंग युआन, अब बस भी करो, मैंने जी बोर्डर को दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया है। अब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया ना। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा।
गुस्सा, मैं तो कब का गुस्सा करना छोड़ चुका था। उस दिन के बाद बेन निंगबिन का व्यवहार अचानक बदलने लगा। वो हर सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाने लगी, हर दिन समय पर घर लौटती, कभी कभी मेरे लिए छोटे मोटे गिफ्ट भी लाती। धीरे धीरे उसका ध्यान फिर मेरी तरफ लौटने लगा, लेकिन मैं सिर्फ नए तलाक के कागजों का इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद चेनजे ने पुराने कॉलेज दोस्तों को बुलाकर एक डिनर रखा। वह मेरे विदेश जाने से पहले विदाई पार्टी देना चाहता था। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट पहुंचा, मैंने देखा बेन निंगबिन और जी बोर्डर एक प्राइवेट रूम से बाहर निकल रहे थे। मुझे देखकर बेन निंगबिन की आंखों में खुशी चमकी, लेकिन अगले ही पल वह थोड़ी घबरा गई। फोंग युआन, क्या तुम मुझे ढूंढते हुए आए हो? गलत मत समझना, आज जी बोर्डर की माँ का जन्मदिन है। मैं उसकी बॉस हूँ तो थोड़ा ध्यान रखना बनता है। मैं मन ही मन हंसा। कर्मचारियों का जन्मदिन मनाने वाले बॉस तो बहुत देखे थे, लेकिन कर्मचारी की माँ का जन्मदिन मनाने वाली बॉस पहली बार देख रहा था। समझ नहीं आया, लेकिन सम्मान जरूर किया। जी बोर्डर मुस्कुराकर बोला, फोंग भैया अंदर आकर हमारे साथ खाना खाए ना। अभी मैं निंगबिन दीदी से कह ही रहा था कि आपको बुलाएं, और आप खुद आ गए। वह बड़े सलीके से बेन निंगबिन के बगल में खड़ा था। सच कहूं, दोनों साथ में सचमुच पति पत्नी जैसे लग रहे थे। बेन निंगबिन ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद को पीछे खींच लिया। तुम लोग एंजॉय करो, मेरी भी एक मीटिंग है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेन निंगबिन ने उत्सुकता और उम्मीद से मेरी तरफ देखा। शायद पहली बार उसका झुकाव थोड़ा मेरी तरफ हुआ था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस उपेक्षा का स्वाद उसने मुझे सालों चखाया था, आज मैं वही सब उसे वापस लौटा रहा था। मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। पीछे सिर्फ उसकी उदास और टूटी हुई नजरें रह गईं। मेरे फोन की स्क्रीन बार बार जल रही थी। सारे मैसेज बेन निंगबिन के थे। फोंग युआन, पार्टी खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, हम साथ घर चलेंगे। तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहता, ज्यादा शराब मत पीना। फिर वह लगातार छोटी छोटी बातों की लंबी लिस्ट भेजती रही, लेकिन तभी चेनजे ने मेरा फोन छीन लिया। वह चिंता से मुझे देखने लगा। फोंग युआन, तू फिर उसकी नरमी में पिघल तो नहीं रहा? ऐसा मत करना कि आखिर में फिर हमें छोड़कर उसके पास भाग जाए। मैं हंस पड़ा। चिंता मत कर, अब ऐसा कभी नहीं होगा। चेनजे संतुष्ट होकर मुस्कुराया। फिर उसने गिलास उठाकर सबके सामने कहा, चलो आज हम फोंग युआन की नई जिंदगी के लिए जश्न मनाते हैं, और उसे और शेन योउचू को अमेरिका के सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं। शेन योउचू चेनजे की कजिन थी, उम्र में हम सबके बराबर, और कॉलेज भी हमारा ही था। वह भी मेरे साथ अमेरिका जाकर कंपनी में मदद करने वाली थी। चेनजे की आवाज के साथ माहौल तुरंत गर्म हो गया। सब लोग मुझे और शेन योउचू को बधाई देते हुए ड्रिंक ऑफर करने लगे। लेकिन तभी पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। बेन निंगबिन पता नहीं कब हमारे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से से भयानक लग रहा था। वह सीधे मुझे घूर रही थी। फोंग युआन, तुम इस औरत के साथ अमेरिका जा रहे हो? क्या तुम इसके साथ भागने वाले हो? वह गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके माथे की नसें डरावनी तरह उभर आई थी। फोंग युआन, बस करो, इतना भी मत बढ़ाओ बात को। मैं तुरंत शेन योउचू के सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे डर था कि कहीं बेन निंगबिन गुस्से में कोई हद पार न कर दे। मैंने शांत स्वर में कहा, निंगबिन, जो बात करनी है घर जाकर करेंगे। लेकिन ये दृश्य बेन निंगबिन की आंखों में बुरी तरह चुभ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, और फिर 2 आंसू उसके चेहरे पर बह निकले। मैंने पहली बार उसे रोते हुए देखा था। अगले ही पल वह पागल की तरह शेन योउचू पर झपट पड़ी। कमीनी, क्या तुम्हें पता नहीं कि इसका पहले से पति नहीं पत्नी है? क्या तुम्हारी माँ को पता है कि उसने ऐसी औरत को जन्म दिया है, जो बाहर किसी की रखेल बनकर घूम रही है? मैं तुम्हें मार डालूंगी। बेन निंगबिन पागलों की तरह चिल्लाए। मैंने तुरंत उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया, पूरी ताकत लगाकर उसे वहां से बाहर खींच कर ले गया। वह मेरी बाहों में जंगली जानवर की तरह छटपटा रही थी। आखिरकार उसके नाखूनों ने मेरी गर्दन पर गहरी खरोंच डाल दी। तभी जाकर वह थोड़ी शांत हुई। उसके हाथ कांप रहे थे। फोंग युआन, सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। लेकिन मेरे माथे का पुराना घाव तो पहले ही भर चुका था। अब अस्पताल जाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने धीरे से कहा, निंगबिन, आओ ठीक से बात करते हैं। मैंने एक बार फिर साफ साफ कहा कि मैं तलाक चाहता हूँ। अगर तुम राजी नहीं हुई तो मुझे कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा, और उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। बेन निंगबिन की आंखें रो रोकर लाल हो चुकी थीं। वह कांपती आवाज में बोली, क्यों? फोंग युआन, आखिर क्यों? क्या तुमने मेरे पापा से वादा नहीं किया था कि जिंदगी भर मेरा साथ दोगे? हाँ, मैंने वादा किया था कि मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन जिस बेन निंगबिन से मैं प्यार करता था, उसे तो उसने बहुत पहले मार दिया था। और जब प्यार ही मर जाए तो जिंदगी भर भी वही खत्म हो जाता है। मैंने शांत स्वर में कहा, निंगबिन, जी बोर्डर तुम्हारा ख्याल रख लेगा। इतना सुनते ही बेन निंगबिन अचानक रोना बंद कर दिया, मानो डूबते इंसान को आखिरी सहारा मिल गया हो। वह तुरंत फोन निकालने लगी। फोंग युआन, तुम अभी भी जी बोर्डर की वजह से नाराज होना। मैं अभी उसे ब्लॉक करती हूँ, कल ही उसे नौकरी से निकाल दूंगी। बस तुम नाराज मत हो, ठीक है? उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लग रहा था उसे सच में मुझे खोने का डर सताने लगा था। लेकिन मैं सामने खड़ी उस औरत को देखकर भी बिल्कुल शांत था। हम दोनों आखिरकार 2 समानांतर रेखाएं ही थे। जब मैं उससे प्यार करता था, उसने मेरी कद्र नहीं की। अब जब उसे मुझसे प्यार होने लगा, तब मैं जा चुका था। हम दोनों के बीच कभी कोई मिलन बिंदु था ही नहीं। बेन निंगबिन की हालत बहुत खराब थी, इसलिए आखिर मुझे ही उसे घर छोड़ने जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं कार में बैठा, मेरी नजर सीट पर पड़े पुरुषों के अंडरवियर पर गई। उन्हें देखकर बिना सोचे समझ गया, वे जी बोर्डर के थे। बेन निंगबिन घबरा गई। उसने तुरंत उन्हें उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं। फोंग युआन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। उस दिन मैंने शराब पी रखी थी और गलती से उसकी पैंट पर उल्टी कर दी थी। तुम गलत मत समझो। मैंने बिना कुछ कहे डिसइंफेक्टेंट वाइप्स निकाले और सीट कई बार साफ की, फिर जाकर बैठा। निंगबिन, ये सब तुम्हारे और जी बोर्डर के बीच की बातें हैं। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। बेन निंगबिन ने मेरे भावहीन चेहरे को देखा और दर्द से कुछ बोल ही नहीं पाई। घर पहुंचते ही वह जल्दी जल्दी रसोई में लग गई। फोंग युआन, तुमने शायद ठीक से खाना नहीं खाया होगा। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ, तुम्हारी पसंदीदा टमाटर अंडा नूडल्स। मैंने उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखा
और थके हुए स्वर में कहा, निंगबिंग, मुझे टमाटर अंडा नूडल्स कभी पसंद नहीं थे, उन्हें पसंद करने वाला मैं नहीं। जी बोर्डर है। बेन निंगबिंग कुछ सेकंड के लिए जम सी गई। मुझे सब याद था जब जी बोर्डर बीमार पड़ा था। बेन निंगबिंग 3 दिन 3 रात अस्पताल में उसकी देखभाल करती रही। और उस समय मेरा पैर टूटा हुआ था, फिर भी उसने मुझे दिन में कई बार उनके लिए खाना पहुंचाने भेजा। क्योंकि कभी जी बोर्डर को शाम की चाय चाहिए होती, तो कभी रात का स्नैक, और उन दर्जनों खाने में से आधे से ज्यादा बार जी बोर्डर खास तौर पर टमाटर अंडे की डिश मंगवाता था। बेन निंगबिंग घबरा गई। वह तुरंत फ्रिज खोलने लगी। तो मैं तुम्हारे लिए टोनकोत्सु नूडल्स बना देती हूँ, और साथ में स्टेक भी, ठीक है ना? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, मैं जा चुका था। उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज आया। वह मेरी तरफ से भेजा गया नया तलाक एग्रीमेंट था, साथ में 2 लाइनें, साइन करने के बाद सीधे मेरे वकील से संपर्क करना, और नीचे वकील का नंबर लिखा था। बेन निंगबिंग कांपते हाथों से मुझे फोन लगाने लगी, लेकिन जवाब आया, सॉरी, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अस्तित्व में नहीं है। मैंने अपना नंबर बदल दिया था। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अमेरिका जाने में अब सिर्फ 7 दिन बचे थे। मुझे उम्मीद थी कि इन 7 दिनों में बेन निंगबिंग आखिरकार साइन कर देगी, लेकिन वकील की तरफ से हर दिन बस एक ही खबर आती, बेन निंगबिंग रोते हुए मेरा नया नंबर मांग रही है। तलाक की बात का कोई जिक्र नहीं। आखिरकार मजबूर होकर मुझे कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा। फिर वह दिन आ गया जब मुझे अमेरिका जाना था। मैंने एयरपोर्ट पर अपने माता पिता से विदा ली। जैसे ही सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ा, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, फोंग युआन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बेन निंगबिंग थी। जिस दिन मैं घर छोड़कर गया था, उस दिन से वह लगातार एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रही थी। खाना, सोना, काम, नहाना, सब कुछ उसने वही किया। ये सोचकर ही अजीब लगता था, वह औरत जो हर बार तैयार होने में आधा घंटा लगाती थी, वह 7 दिन एयरपोर्ट पर कैसे रही होगी। उसकी हालत बेहद खराब थी। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा थका हुआ, बाल बिखरे हुए। वह कांपती आवाज में बोली, फोंग युआन, इन दिनों मैं सोने तक से डर रही थी। डर था कहीं तुम्हारी फ्लाइट मिस न हो जाए। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गई। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। मैं चीन में हमारा घर संभाल कर रखूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर उसने बैग से मोटी सी गड्डी निकाली। करीब 30-40 खत थे। वह शर्म से लाल होकर मुस्कुराई। उस पल वह किसी पहली मोहब्बत में पड़ी लड़की जैसी लग रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था अब उसका हर पीछा करना, हर प्यार जताना मुझे सिर्फ घिन दिला रहा था। मैंने उन सारे खतों को उठाया और बगल के कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर ठंडी आवाज में कहा, तलाक नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमारे बच्चे को वापस जिंदा कर दो। इतना कहकर मैं मुड़ा और सिक्योरिटी पार करके अंदर चला गया। अभी मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से शोर मच गया। किसी ने उसी कूड़ेदान में गर्म इंस्टेंट नूडल्स फेंक दिए थे। सारे खत भीग चुके थे। गुस्से में बेन निंगबिंग ने उस आदमी को थप्पड़ मार दिया। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, और अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था। विमान धीरे धीरे आसमान में उठने लगा। मैंने खिड़की से बाहर चमकती लालिमा को देखा, और अचानक दिल में एक अजीब सा एहसास उठा, जैसे मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई हो। मैं उस लंबे समय बाद मिली आजादी में इतना खो गया कि एयर होस्टेस कब पानी देकर गई मुझे पता ही नहीं चला। शेन योचू ने हंसते हुए पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। फोंग युआन, अगर निंगबिंग दीदी की इतनी याद आ रही है, तो कम से कम फ्लाइट लैंड होने तक इंतजार कर लो, अभी मत कूद जाना। मैं हंस पड़ा। फिर उसके सिर पर हल्की सी चपत मारी। मैं बस बहुत खुश था, इसलिए थोड़ा खो गया था। तुमने भी चेन जे की तरह ताना मारना सीख लिया है क्या? शेन योचू कुछ नहीं बोली, बस होंठ दबाकर चुपके से हंसती रही। अमेरिका का मौसम चीन से भी ज्यादा ठंडा था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैं ठंड से कांपने लगा। तभी शेन योचू ने पता नहीं कहां से एक स्कार्फ निकाला और मेरे गले में लपेट दिया। मैंने तुरंत पूछा, योचू, ये ऊन का तो नहीं है ना? मुझे उनसे एलर्जी है। शेन योचू मुस्कुराई, नहीं, ये ऊन का नहीं है, इसे मैंने अपने हाथों से बुना है। कई सालों से घर पर रखा था, आज जाकर किसी को दे पाई हूँ। इतना कहकर उसने स्कार्फ मेरे गले में एक और चक्कर लपेट दिया। अब मैं सचमुच छोटे से मोमो जैसा दिख रहा था, लेकिन बाहर हवा इतनी तेज थी कि उसकी आखिरी बात मैं ठीक से सुन ही नहीं पाया। अमेरिका की जिंदगी शुरुआत में थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वही जिंदगी मुझे धीरे धीरे फिर से भरने लगी। मैं और शेन योचू सिर्फ 2 महीने में कंपनी को पूरी तरह संभालने में सफल हो गए। इतना ही नहीं, कंपनी का मुनाफा पहले से 2 गुना हो गया। वीडियो कॉल में चेन से खुशी से पागल हुआ जा रहा था। हंसते हंसते अचानक बोला, योचू, मेहनत जारी रखो, भाई को तुम पर पूरा भरोसा है। मैं अभी शेन योचू से पूछने ही वाला था कि आखिर मामला क्या है, तभी हमारे घर की घंटी बज गई। शेन योचू का चेहरा हल्का लाल हो गया। वह थोड़ी घबराई हुई बोली, शायद फूड डिलीवरी आई है, मैं देखती हूँ। लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसके हाथ में खाना नहीं था, बल्कि एक गुड़िया थी। उस गुड़िया की आंखें और चेहरा बिल्कुल मेरी तरह थे, और होंठ फुलाने का अंदाज पूरी तरह बेन निंगबिंग जैसा। मैंने अनगिनत बार सपनों में अपने और बेन निंगबिंग के बच्चे को देखा था, और वह गुड़िया ठीक वैसी ही लग रही थी। लेकिन वह सिर्फ एक खिलौना थी। वह हमारे बच्चे की जगह नहीं ले सकती थी, और न ही हमारे रिश्ते की दरार भर सकती थी। उसी समय बाहर अचानक तेज गरज हुई। पूरा दिन जमा हुआ तूफान अब मूसलाधार बारिश बनकर टूट पड़ा। उस रात मैं गहरी नींद में था कि अचानक चेन जे का फोन आया, फोंग युआन, जल्दी अस्पताल पहुंचो, बेन निंगबिंग का एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं और शेन योचू अस्पताल पहुंचे तो बेन निंगबिंग खून से लथपथ पड़ी थी। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। ट्रक ड्राइवर ने जब उसे देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, वरना उसकी जान नहीं बचती। लेकिन उसकी दाहिनी टांग की नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। वह हमेशा के लिए अपनी टांग का एहसास हो चुकी थी। बेन निंगबिंग 1 हफ्ते बाद होश में आए, लेकिन उसके पास बैठा इंसान में नहीं था। वह जी बोर्डर था। मैं अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, इसलिए हादसे वाली रात ही मैंने जी बोर्डर को खबर कर दी थी। आखिर जी बोर्डर को तो उसके पैसों से प्यार था, वह उसकी देखभाल जरूर करेगा। बाद में चेन जे ने बताया। होश में आने के बाद बेन निंगबिंग लगातार मेरा नाम लेकर रोती रही। आखिर तंग आकर जी बोर्डर ने उसे थप्पड़ मार दिया।
तब जाकर वह चुप हुई। उस एक्सीडेंट के बाद बैन निंगबिन पूरी तरह बदल गई। दाहिनी टांग खराब होने के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और अस्थिर हो गया। उसने कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट खराब कर दिए। उधर चेन जे की ताकत लगातार बढ़ती गई और इसी दौरान कोर्ट से मेरा तलाक मंजूर होने का फैसला भी आ गया। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में एक नया रिश्ता भी आया। वह लड़की कोई नई नहीं थी, शेन योउचू। मुझे बाद में पता चला वह पिछले 9 सालों से मुझे पसंद करती थी और 9 सालों से मेरा इंतजार भी कर रही थी। इसलिए जब मुझे यकीन हो गया कि मैं सच में अपने पुराने रिश्ते से बाहर निकल चुका हूँ, तब मैंने उसकी सच्ची भावनाओं को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। उस साल नए साल की रात पूरा परिवार अमेरिका आया हुआ था। शेन जे, मेरे माता पिता, हम सब मिलकर पकौड़े बना रहे थे। तभी शेन योउचू बोली, फोंग युआन, तुम्हारा फोन बज रहा है, मेरे हाथ आटे से भरे हैं, तुम उठाओ ना। शेन योउचू ने फोन उठाया, कई बार हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसी समय बाहर आतिशबाजी शुरू हो गई। शोर इतना ज्यादा था कि फोन के उस पार से आई धीमी सी आवाज पूरी तरह दब गई। फोंग युआन, हैप्पी न्यू ईयर। बैन निंगबिन की कहानी। मैंने एक ऐसे लड़के से शादी की थी जो मुझसे बहुत प्यार करता था। वह इतना सीधा था कि बस पूरे दिल से मुझे खुश रखना चाहता था। लेकिन इस दुनिया में सच्चे प्यार की कीमत ही कितनी है। मेरी माँ भी मेरे पिता से सच्चा प्यार करती थी, फिर भी उन्होंने बाहर दूसरी औरत और लगभग मेरी उम्र के बेटे के साथ नया परिवार बना लिया। सच्चा प्यार, ये चीज बहुत जल्दी बदल जाती है। शादी के बाद फोंग युआन हर साल मुझसे और ज्यादा प्यार करने लगा। मैं उससे पूर्व कहती तो वह पश्चिम नहीं जाता। मेरी उंगली पर हल्की सी खरोंच आ जाए तो वह घंटों परेशान रहता। सच कहूं, मेरे असली माता पिता ने भी कभी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। शायद मैं भी उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उस बच्चे के मामले में मैं जानती थी कि जी बोर्डर झूठ बोल रहा है। सिर्फ पेट के आकार से बच्चा विकलांग है, ये बात बेकार थी। लेकिन जब मैं उसकी गहरी भीगी हुई आंखों को देखती तो उसे मना नहीं कर पाती। मुझे लगा हम अभी जवान हैं, बच्चे फिर हो जाएंगे। लेकिन मैं गलत थी। उस दिन के बाद फोंग युआन अचानक बदल गया। वह शांत हो गया, इतना शांत जैसे कोई मरा हुआ तालाब। उसे अब मेरी परवाह नहीं थी, ना ही इस बात की कि मैं किसके साथ हूँ। शुरुआत में मुझे लगा वह बस मुझे मनाने के लिए नाटक कर रहा है, लेकिन जब मुझे पता चला कि वह सच में विदेश जा रहा है और सच में तलाक चाहता है, तब मुझे पहली बार डर लगा। मुझे लगा मैं सचमुच उसे खोने वाली हूँ। मैंने एयरपोर्ट पर 7 दिन और 7 रातें उसका इंतजार किया, यहाँ तक कि नहाने के लिए भी मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए होटल जाती। डर था कहीं उसकी फ्लाइट छूट न जाए। मैंने उसके लिए ढेरों खत लिखे, लेकिन उसने बिना पढ़े सब कूड़ेदान में फेंक दिए। उसी पल मुझे पहली बार समझ आया, जब किसी का सच्चा दिल कुचल दिया जाए तो कितना दर्द होता है। शायद फोंग युआन मुझसे भी ज्यादा टूटा होगा। मैं जानती थी अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा और मुझमें उससे मिलने की हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन मैं उसे बहुत याद करती थी, उसके साथ बिताया हर पल। हमारा वह बच्चा जो कभी जन्म ही नहीं ले पाया। मैंने बहुत पैसे देकर एक कस्टम गुड़िया बनवाई। जब वह गुड़िया मेरे हाथ में आई तो मेरी यादें पूरी तरह टूटकर बाहर आ गईं। उसकी आंखें बिल्कुल फोंग युआन जैसी थीं। मैं खुद को रोक नहीं पाई और अमेरिका चली गई। मैंने चेन जे से बहुत मिन्नतें करके फोंग युआन का पता लिया, लेकिन जब सच में उसके घर पहुंचने का समय आया तो मेरे कदम रुक गए। मैंने दरवाजा खटखटाया, गुड़िया बाहर रख दी और भागकर पेड़ के पीछे छिप गई। मैं बेसब्री से इंतजार करने लगी कि फोंग युआन दरवाजा खोलेगा, लेकिन दरवाजा खोलने वाली एक लड़की थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिल एक ही पल में टूट जाए? उसे एक सेकंड में लगा जैसे हजारों तीर मेरे सीने को आर पार कर गए हों। मैं सांस तक नहीं ले पा रही थी। फिर मैं जाने कब सड़क पर भटकती रही और उसके बाद मेरे पूरे शरीर में दर्द फैल गया। बेहोश होने से पहले मुझे लगा मैंने फोंग युआन को देखा। अच्छा लगा, कम से कम आखिरी बार मैंने उसे फिर देख लिया। पता नहीं मैं कितने समय तक बेहोश रही। जब दोबारा आंखें खुली तो सामने गहरी आंखों वाला एक आदमी दिखाई दिया। मुझे लगा फोंग युआन, लेकिन जब होश पूरी तरह लौटा तो सामने जी बोर्डर था। और उसी पल मुझे समझ आया मैं बार बार जी बोर्डर के लिए अपनी सीमाएं क्यों तोड़ती रही, क्योंकि उसकी आंखें फोंग युआन जैसी थीं। और सच तो यह है, मैं हमेशा से फोंग युआन से प्यार करती थी।